हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शार्जिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में भी अब हमने आयनिक बॉन्ड स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम आयनिक बॉन्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका पोलराइजेशन, और उसी से कनेक्टेड एक टॉपिक जो कि क्या आपका फाजान रूल, आज हम ये डिस्कस करेंगे। इसको आप अच्छे से समझ लें, ठीक है बेटा। सबसे पहले ये जानो कि पोलराइजेशन या फाजान रूल क्या बताता है, ठीक है। अब ये देखो तुम एग्जाम्पल कि जैसे मैंने यहां पर लिखा NaCl, यहां लिखा KCl, यहां पर लिखा RbCl। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड। तुम कहोगे अरे सर कैसी बात कर दी आपने, एक मेटल एक नॉन मेटल, तो कंपाउंड तो आयनिक है, हमें तो पता है। तो बिल्कुल सही, तुम्हें पता है ये तीनों आयनिक कंपाउंड हैं, कोई भी इसके अंदर कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है। अब अगला क्वेश्चन मेरा कि इसमें से ज्यादा आयनिक कौन सा है। कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है? ऐसा ही क्वेश्चन है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, या तुम ये कह सकते हो कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है। हर कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर है। जो हमने देखा था डाइपोल मोमेंट पे, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, मतलब आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। ऐसे ही कोई भी आपका आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं है, हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है मतलब वो कम आयनिक है, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है मतलब वो ज्यादा आयनिक है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो हम बता सकते हैं इसमें से कौन सा कम आयनिक है, कौन सा ज्यादा आयनिक है। अभी कैसे बताएंगे, तो हमें इसमें यही चीज बतानी है कि क्या पोलराइजेशन ये बताता है, पोलराइजेशन एंड फाजान रूल आपका बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, कौन से में आयनिक कैरेक्टर कम है। या ये कह सकते हो किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। या फिर ये कह सकते हो कि ये क्या बताते हैं, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। जैसे चाहो वैसे कह लो, ठीक है बेटा। अब समझो इस चीज को जरा। हम यहां बात करते हैं, सबसे पहले ये जानो कि पोलराइजेशन होता क्या है, पहले समझ लो फिर लिखवा देंगे इसको। ये क्या है बेटा, ये क्या है जल्दी बताओ। जी हाँ, सही पहचाना आपने, ये है कैटाइन, ठीक है, ये कैटाइन है। ये क्या है बेटा, ये क्या है जल्दी बताओ। ये एनाइन है। अब ये कैसे बना होगा कैटाइन, कैटाइन ने अपना इलेक्ट्रॉन एनाइन को दिया होगा, ठीक है ना बेटा। अनाइन कैसे बनता है, एक मेटल था, अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के नॉन मेटल को दे दिया, अनाइन बन गया। अब ये स्टेबल हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये क्या करेंगे, अब ये दोनों पास पास आके आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर अब जो ये कैटाइन है ये अपनी चालाकी दिखाएगा। कैसी चालाकी दिखाएगा, ये चाहेगा कि अब जो इलेक्ट्रॉन मैंने दिया है वो इलेक्ट्रॉन मैं अपने पास ले लूं दोबारा। तो अब होगा क्या इसके अंदर, इस कहानी को समझो बेटा ध्यान से। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये जो क्लाउड है, क्लाउड क्यों बोल रहे हैं हम, क्लाउड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ही तो होता है। अब यहाँ पर जो था इसका शेप क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी डिस्टॉर्शन को सुनो ध्यान से, ये जो डिस्टॉर्शन हुआ है पहले स्फीयर था, लेकिन फिर क्या करा, ये पास जब बॉन्ड बन गया आयनिक बॉन्ड, तो इसने क्या करा, इसको अपनी तरफ शेयर करना स्टार्ट करा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। और जिसकी वजह से इसका शेप क्या हो गया, स्फेरिकल ना रह के डिस्टॉर्ट हो गया। और ये जो डिस्टॉर्शन था यहाँ पर क्या था, कोई डिस्टॉर्शन आ गया, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन हो गया।
जिसकी वजह से कुछ इसके अंदर ओवरलैपिंग सी हो गई, और जब ओवरलैपिंग हो गई तो क्या होगा, बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो इसी प्रोसेस को, जो डिस्ट्रॉशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनाइन था बाय कैटाइन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन some amount of electron density is shared between cation and anion and hence covalent character is developed। ठीक है बेटा, बात आगे समझ में। अब देखो इसकी जो हम इसकी जो बात करेंगे कैटाइन की, वो हम बात करेंगे पावर की। तो यहां पर कैटाइन पोलराइज कर रहा है, तो यहां हो जाएगा आपका पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? कैटाइन की होगी। जितनी ज्यादा कैटाइन की पोलराइजिंग पावर, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है बेटा, ऐसी हम बात करते हैं अनाइन का क्या होगा बेटा? पोलराइजिबिलिटी। तो अनाइन की क्या होगी बेटा? पोलराइजिबिलिटी। अनाइन की पोलराइज होने की टेंडेंसी को पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। तो जितना ज्यादा अनाइन पोलराइज होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर्ड होगी, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। बात आगे समझ में बिल्कुल आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी तुम्हारे समझ में बात। अब तुम ये कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैटाइन की पावर ज्यादा है और कौन सा अनाइन ऐसा है जो ज्यादा पोलराइज होगा? तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें कौन बताएंगे? वो तुम्हें बताएंगे फाजान साहब। फाजान साहब ने अपने एक रूल दिया था, उसी की बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सी कैटाइन का पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, किस अनाइन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, और जब ये दोनों चीजें ज्यादा हैं तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। इसको बना लो अच्छे से, समझ में आ गया होगा बात। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूं तुम्हारे लिए। डेफिनेशन क्या थी इसकी? तो क्या था बेटा? डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन बाई कैटाइन टुवर्ड itself is called पोलराइजेशन। ठीक है बेटा, इज कॉल्ड पोलराइजेशन। समझ में आ गई बात? जो बताया वही तो बताया, बाल खराब हो गए। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक बात? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? ड्यू टू पोलराइजेशन some amount of electron density is shared between cation and anion। ठीक है बेटा, between cation and anion, and therefore covalent character is developed। ठीक है बेटा, therefore covalent character is developed। बात समझ में आ गई? अगर लाइट पड़ रही हो तो मैंने जो बोला है उस पर ध्यान देना। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? लिख लिया ये? बहुत खुशी की बात। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा? नेक्स्ट पॉइंट ये था, हायर द पोलराइजेशन greater is the partial covalent character in आयनिक बॉन्ड। ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो जितना ज्यादा इसके अंदर क्या होगा बेटा? पोलराइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर होगा। क्लियर हो गई?
लिख लो ये पॉइंट भी। अगले पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा? नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा था, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन is measured by using फाजान रूल। ठीक है बेटा, ये कैसे बताएंगे हम? फाजान रूल की हेल्प से बताएंगे। क्लियर हो गई यहां तक बात? लिख लो पूरा ये। ठीक है, लिखो फटाफट इसको। बेटा आप समझो कि फाजान रूल क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो समझ लो ध्यान से, फाजान रूल क्या था? इट इज यूज्ड टू मेजर पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। बता रखा है आपको पहले भी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फाजान रूल पोलराइजेशन एंड कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। फाजान रूल के अकॉर्डिंग जो आपका पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर है या कहो पोलराइजेशन है, वो डिपेंड किस पे करता है? इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला क्या था? साइज ऑफ कटाइन, सेकेंड साइज ऑफ एनाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फोर्थ है आपका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है बेटा, कोई पूछे फाजान रूल क्या था तो तुम्हें एग्जाम में ये लिखना है और फिर ये एक्सप्लेन भी करने हैं, जो कि अब हम करने वाले हैं। ठीक है बेटा, लिख लो ये। सबसे पहले हम बात करेंगे साइज ऑफ कैटाइन। क्या बात करेंगे बेटा? साइज ऑफ कैटाइन। तो ध्यान से देखो साइज ऑफ कैटाइन पे कैसे डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर था हमारा फाजान रूल का, वो क्या था? साइज ऑफ कैटाइन। बेटा देखो ध्यान से, साइज ऑफ कैटाइन हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या था? स्मॉलर द size of cation, smaller the size of cation, greater is the polarizing power, and hence higher the covalent and higher the partial covalent character, higher the partial covalent character। ठीक है बेटा, इतनी अंग्रेजी तो समझ में आ गई होगी तुम्हारे। क्या लिखा है हमने? अब इसका हिंदी वर्जन भी सुन लो। हिंदी वर्जन ये था कि जितना छोटा कैटाइन का साइज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी? उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। मतलब वो उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन तुम जानते हो उतना ही ज्यादा क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ध्यान से एग्जाम्पल भी सुन लो इसकी। हमने आपसे कहा कि हमारे पास है यहाँ पर LiCl, यहाँ पर हमारे पास है NaCl, KCl, RbCl, CaCl। अब ध्यान से देखो, इधर Cl तो कॉमन है, तो हमें इसको तो देखना नहीं है। हमें किसको देखना है? साइज ऑफ कैटाइन को। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने देखा साइज ऑफ कैटाइन। साइज ऑफ कैटाइन क्या हो रहा है बेटा? टॉप से बॉटम आते हो तो इंक्रीज होता है। साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज, और जब साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा बेटा? पोलराइजेशन इंक्रीज, सॉरी पोलराइजेशन क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। और जब पोलराइजेशन डिक्रीज होगा तो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बेटा? कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है ना? कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, और जब कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ। आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज, CH कैरेक्टर है, ठीक है, पूछना मत। INC इंक्रीज, DEC डिक्रीज। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एकदम क्लियर है।
एग्जाम्पल समझ में तुम्हारे आ गई होगी कि साइज ऑफ कैटाइन बड़ा है, और जितना ज्यादा, पहला रूल इनका ये था कि जितना छोटा साइज ऑफ कैटाइन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन, मतलब उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा पोलराइजेशन और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है बेटा, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट ये है इसके अंदर, ये सबसे कम कोवेलेंट है। क्लियर, एकदम लिखो फटाफट। सेकंड फैक्टर देख लो बेटा, सेकंड क्या था, साइज ऑफ एनाइन, इसको भी समझ लो। तो फाजान साहब ने क्या कहा कि लार्जर द साइज ऑफ अनाइन ग्रेटर इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनाइन एंड हेंस हायर इज द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब तुम क्या समझे, इसका मतलब तुम ये समझे कि पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर क्या था आपका, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, साइज ऑफ एनाइन के। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, ऐसा क्यों है ये भी समझ लो तुम चाहो तो, लेकिन जरूरी नहीं है, बट समझ लो। चलो, जब बड़ा अनाइन होगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीलोकलाइज्ड होंगे, तो जो आपका पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। ठीक है, और छोटा साइज जब होगा कैटाइन का तो उस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसलिए उसकी पावर ज्यादा होगी। क्लियर, अब इसके एग्जाम्पल समझ लो जरा ध्यान से। हमने यहाँ पर लिखा बेटा LiF, फिर हमने लिखा LiCl, LiBr, LiI। आपसे कहा जा रहा है, जी हाँ आपसे कहा जा रहा है कि बताओ इसमें कौन सा सबसे ज्यादा आयनिक है, कौन सा सबसे कम आयनिक है। तो अपनी आंखों का इस्तेमाल करो और देखो तुम क्या देख पा रहे हो। इसके अंदर साइज ऑफ कैटाइन तो सेम है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज हो रहा है बेटा। ठीक है बेटा जी, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज, और जब साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्या होगा आपका, पोलराइजेशन इंक्रीज। एक बात समझ लो बेटा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो या पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो, अल्टीमेटली इंक्रीज तो पोलराइजेशन ही होना है। पोलराइजेशन इंक्रीज, और जब पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, जल्दी बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। और जब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज। और ज्यादा आयनिक कौन सा हो गया इसके अंदर, ये कम आयनिक है, ये ज्यादा आयनिक है। मुझे पूरी उम्मीद है ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गई होगी, फटाफट कॉपी कर लो इसको भी। ठीक है बेटा, तो बेटा अब देखो हमारा इसमें तीसरा फैक्टर क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताया था आपको। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है, ऐसे ही देखते रहो। इधर लैंग्वेज तो लिखी नहीं है मैंने, बट तुम समझदार हो तो याद रखना, जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, दोबारा सुन लो, कोवेलेंट कैरेक्टर तुम जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के, कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और पोलराइजेशन जो डिपेंड करता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो खुद समझदार हो तुम। एग्जाम्पल भी देख लो, क्या लिखनी है तुम्हें एग्जाम्पल, तुमने यहाँ पर लिखा क्या, NaCl, यहाँ पर तुमने क्या लिखा बेटा, यहाँ पर लिखा MgCl2, और यहाँ क्या लिखोगे तुम, AlCl3 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बहुत अच्छी बात। अब तुम ध्यान से देखो, इस पे कितना था बेटा, +1 होता है, इस पे +2, इस पे +3 होता है या नहीं होता, होता है ना। तो ध्यान से देखो, चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन भी इंक्रीज, पोलराइजेशन भी तो इंक्रीज हो गया बेटा। और जब पोलराइजेशन इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी तो इंक्रीज होगा। और जब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो आयनिक क्या होगा, जल्दी बताओ,
आयोनिक कैरेक्टर तो डिक्रीज होगा। फिर तो याद रखना, पूछ लिया जाए इन दोनों में से ज्यादा कोवेलेंट कौन है, तो ये ज्यादा कोवेलेंट है मोर कोवेलेंट। इसमें ज्यादा आयनिक कौन सा है, ये सबसे ज्यादा आयनिक होगा। बात आपके समझ में आ गई, एकदम क्लियर है, लिख लें आप इसको। सुन लो बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या कह दिया आपसे, इस पे आप जरा ध्यान दें। तो देखो ध्यान से, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन इन विच कैटाइन हैज सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन इज हायर देन कैटाइन हैविंग इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहा, समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा समझ में। आपके पास यहाँ पर CuCl, ब्लू पेन से लिखते हैं अच्छा लगेगा। हमने यहाँ पर लिखा CuCl, हमने यहाँ पर लिखा NaCl, ठीक है बेटा, NaCl। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपके पास कॉपर है, कॉपर मीन्स Cu2+ जो आपके पास Cu+ जो यहाँ पर होगा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका होगा 2 8। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 29 होता है ना, 29 होता है। एक निकल गया इसमें, तो कितने बचे इसके अंदर, 28 बचे। तो ये हो गया 28, हुआ या नहीं हुआ। ऐसे अब सोडियम का देखो बेटा, सोडियम का कितना था, प्लस था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एक निकल गया तो कितने बचे इसके अंदर, 10 बचे। तो अगर वैलेंस शेल में, इसको नोट कर लो आप, अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर 8 के अलावा 18 या 32 है उसको हम क्या बोलेंगे, सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात आ गई समझ में। सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होना या 32 इलेक्ट्रॉन होना, और वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या कहा गया आपसे इसके अंदर, कहा सिर्फ ये गया कि जिसकी सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और जिसका पोलराइजेशन ज्यादा है वो ज्यादा कोवेलेंट है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो पोलराइजेशन किसका ज्यादा है, पोलराइजेशन इसका ज्यादा है, और ये पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट करैक्टर किसका ज्यादा है, वो भी इसी का ज्यादा है। बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज तुम अच्छे से याद रखो, ये सारी बातें याद रहे ना रहे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई S ब्लॉक का मेटल है, मतलब अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कौन से हैं, वो अल्कली मेटल होते हैं, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल उससे कम रिएक्टिव, ठीक है बेटा। ये लिखो, फिर इसको रब करते हैं, फिर तुम्हें कुछ बताते हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, वो लिख लेना तुम। तो बेटा चलो ये भी रब कर दे रहे हैं, बार बार क्या रब करें। तो सुनो बेटा, S ब्लॉक का जो मेटल होगा उनका पोलराइजेशन सबसे कम होगा। पोलराइजेशन कम मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। उसके बाद इसका होगा आपका D का, देन फिर आपका P का। तो यहाँ पर क्या देखा आपने यहाँ पर देखा यहाँ पर पोलराइजेशन क्या हो रहा है बेटा, पोलराइजेशन इंक्रीज। जब पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। फिर आयनिक क्या होगा बेटा, आयनिक कैरेक्टर तो डिक्रीज होगा। बात आ गई समझ में, एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, नहीं तो बहुत अच्छी बात। अब एक एग्जांपल देखो तुम, हमने लिखा यहाँ पर NaCl, हमने लिखा KCl, हमने लिखा CuCl, हमने लिखा ZnCl2, ठीक है बेटा जी, क्लियर। अब आपसे कहा जा रहा है कि उसको अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कोवेलेंट कर दो या आयनिक कर दो। तो ध्यान से देखो, ये दोनों अल्कली मेटल के हैं ना, S ब्लॉक के अल्कली मेटल के, इन दोनों को अलग कंपेयर करो। ये दोनों D ब्लॉक के हैं, इनको अलग कंपेयर करो। एक बात तो पता चल गई मुझे कि ये ज्यादा आयनिक होंगे उन दोनों से। अब इन दोनों में से ज्यादा आयनिक कौन सा है, हम जानते हैं जिसमें साइज ऑफ
कैटाइन छोटा होगा उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। बताया था ना बेटा अभी, क्या बताया था आपको? ये बताया था कि जो पोलराइजेशन है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? साइज ऑफ एनाइन के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके था बेटा? साइज ऑफ कैटाइन के। तो जिसमें साइज ऑफ कैटाइन कम है उसका पोलराइजेशन ज़्यादा है, तो इसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ठीक है ना बेटा? तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन किसका था आपका? इन दोनों में किसका ज़्यादा था? इसका ज़्यादा था। ठीक है, इन दोनों में इसका पोलराइजेशन ज़्यादा था। इन दोनों में किसका ज़्यादा था बेटा? इसमें +1, इसे +2, इसमें इसका ज़्यादा था। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन किसका हो गया? सबसे ज़्यादा जो पोलराइजेशन हुआ वो हुआ आपका ZnCl2 का। उससे कम किसका हो गया? CuCl का। ठीक है बेटा, उससे कम किसका हुआ? उससे कम आपका हुआ किसका? सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, इन दोनों में से इसका ज़्यादा था। और सबसे कम किसका है? KCl का। बात आगे समझ में, ये क्लियर है? ये KCl लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा बेटा? पोलराइजेशन क्या हो गया? पोलराइजेशन डिक्रीज। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया? कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज। आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो याद रखना, इसमें KCl सबसे ज़्यादा आयनिक है और ZnCl2 सबसे ज़्यादा कोवेलेंट है। बात समझ में आ गई होगी? लिख लो इसको, ये टॉपिक पूरा हुआ आपका। अब देखेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशन। लिख लो इसको। तो बेटा फजान रूल तो समझ में आ गया होगा, पोलराइजेशन भी समझ में आ गया होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे बताएंगे किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, किसमें आयनिक कैरेक्टर कम है, किसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फाजान रूल, या कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इसके अंदर वो है आपका थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी को ज़रा समझ लो तो अच्छा होगा। देखो बेटा, कोई कंपाउंड तुम्हारे पास है, तुमने इसको हीट करा, अभी वो जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में रहा, जो उसका स्ट्रक्चर था वही उसका स्ट्रक्चर रहा, जो कंपोजिशन था वही रहा। तुमने और हीट करा, अब भी वो रहा। लेकिन जैसे तुमने और टेम्परेचर बढ़ाया और तुमने हीट करा, अब क्या हुआ? उसने अपने आप को ब्रेक करा और जो कंपाउंड पहले था वो किसी और कंपाउंड में जाके ब्रेक हो गया। उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि उस पॉइंट तक जब तक वो ब्रेक नहीं हुआ था वो उसका थर्मली स्टेबल टेम्परेचर था। उससे ज़्यादा टेम्परेचर करने पे वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना कंपोजिशन चेंज कर लेता है। बात आगे समझ में नहीं आई तो दोबारा सुन लेना, बात समझ में आ जाएगी। अब इसको देखो, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू रेजिस्ट द एक्शन ऑफ हीट एंड मेंटेन ऑल इट्स प्रॉपर्टी लाइक कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। अब तो पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। ठीक है बेटा, कि जिस टेम्परेचर तक वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रख सकता है, अपने कंपोजिशन को मेंटेन रख सकता है, उसको हम बोलेंगे उसका थर्मली स्टेबल पॉइंट या थर्मल स्टेबिलिटी। क्लियर? अब हमें ये जानना है, इसको हम रब कर रहे हैं, इसको लिख लें आप। तो बेटा ध्यान से देखो, अब थर्मल स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? सपोज मैंने अगर यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा, बेटा ध्यान से देखो, कंपाउंड क्या लिखा मैंने? कंपाउंड यहाँ पर मैंने लिखा Li2CO3, मैंने यहाँ पर लिखा बेटा Na2CO3, मैंने यहाँ पर लिखा आपका K2CO3, हमने लिख दिया यहाँ पर Rb2CO3, CH2CO3। अब तुमसे पूछा गया कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, कौन सा जल्दी ब्रेक होगा। अब सुनो बेटा ध्यान से, मैंने क्या कहा, हमारे पास क्या था? Li2CO3 था। अब जो तुम्हारे पास ये CO3 होता है ना बेटा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है बेटा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, CO3 2- होता है, उसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब होगा कुछ ऐसा कि जब इसकी पोलराइजेशन है तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है ना बेटा, इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये आपका कन्वर्ट हो गया Li2O + CO2।
ये तुम अच्छे से जानते हो कि जब भी तुम कार्बोनेट को हीट करते हो तो क्या मिलता है, हमें उसका ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है बेटा, ये छोटा साइज था, इसने इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा थी, ये इसकी तरफ पोलराइज हुआ, ये इससे आके मिल गया, हीट करने पे क्या हुआ, जल्दी से ही ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, Li2O और CO2। समझ में आ गई यहाँ तक बात? समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। नहीं आई तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में आ जानी चाहिए। अब एक चीज सुन लो ध्यान से, तुमसे ये कहा गया कि ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अब जो पॉइंट है उसको पकड़ के बैठ जाना बस। वो क्या था, वो ये था कि आपका जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी की हम बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी फॉर अ कंपाउंड having polyatomic anion, तो उस केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी है बेटा वो क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं पर ये ट्रिक, वो आपकी होगी थर्मल स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतनी कम थर्मल स्टेबिलिटी, उतनी जल्दी इसको अपनी तरफ पोलराइज कर लेगा और जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ठीक है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन आपका क्या था, जितना छोटा साइज ऑफ कैटाइन उतना ज्यादा पोलराइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया, साइज ऑफ कैटाइन। इसको बेटा गार्ड बांध लो, बिल्कुल इसको लिख लो कि अगर पॉलीएटॉमिक अनाइन है और तुम में से कोई अगर ऐसा बैठा हुआ है जिसको ये भी नहीं पता कि पॉलीएटॉमिक अनाइन क्या होती है, वो अनाइन जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, ये हो गया आपका OH हो गया, OH माइनस, SO4 माइनस। तो जितनी भी पॉलीएटॉमिक अनाइन अगर हैं, कोई कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जिसमें अनाइन पॉलीएटॉमिक है, तो जितना ज्यादा साइज ऑफ कैटाइन होगा, उतना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। लिख लो इसको बिल्कुल, एक तुम्हें जादू की छड़ी मिल गई यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये रब करते हैं। अब ध्यान से तुम देखो, पहले अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, मुझे पूरी उम्मीद है सबकी सही होंगी। तो ये देखो ध्यान से, पॉलीएटॉमिक तो है इसके अंदर कार्बोनेट, तो हमने क्या देखा, साइज ऑफ कैटाइन क्या हो रहा है बेटा, साइज ऑफ कैटाइन आपका इंक्रीज। ठीक है बेटा, साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो गया, तो यहां पर क्या देखा मैंने, पोलराइजेशन क्या हो गया बेटा, पोलराइजेशन हो गया आपका, पोलराइजेशन डिक्रीज। और जब पोलराइजेशन डिक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये जो होते हैं ना, ये डिकम्पोज ही नहीं होते, डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ये हीट करने पे डिकम्पोज भी नहीं होते, इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे सर फिर क्या होते हैं, ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, डिकम्पोज नहीं होते बट बिल्कुल खत्म होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा, लिख लो ये रब कर दे बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, अब तुम जवाब देना मुझे इसका खुद। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल थी आपकी, क्या थी, हमने यहाँ पर लिखा बेटा BeSO4, यहाँ पर लिखा हमने MgSO4, यहाँ पर लिख दिया हमने, क्या लिख दिया बेटा, CaSO4, SrSO4, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है बेटा, अब पूछा जा रहा है थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। साइज ऑफ कैटाइन क्या हुआ बेटा, साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज, और जब साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज होगा पोलराइजेशन भी तो इंक्रीज हो गया। पोलराइजेशन जब इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ यहाँ पर, जब पोलराइजेशन इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर तुम्हारा थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गई बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज उल्टा बोल दिया, पोलराइजेशन बढ़ेगा, बता नहीं रहे यार, पोलराइजेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितना छोटा साइज ऑफ कैटाइन उतना ज्यादा पोलराइजेशन। ठीक है बेटा, तो थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पर भी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। ऐसे हम एक आध और देखते हैं कुछ, ये रब करते हैं। ये सब के लिए वैलिड है बेटा, जो तुम्हें बताया है, पॉलीएटॉमिक अनाइन कोई सी भी हो, ये सब के लिए वैलिड है। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा हमने LiOH
यहाँ लिखा हमने NaOH, KOH, RbOH, CSOH। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, साइज ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ कैटाइन क्या हो गया, साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या हो गया बेटा, पोलराइजेशन डिक्रीज, पोलराइजेशन डिक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, एकदम क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, लिख लो इसको। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल है, जो दिमाग में आए वो लिख लेना, बस मोनोटॉमिक नहीं होनी चाहिए उसके अंदर ये, ठीक है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं मोनोटॉमिक के केस में। for a compound, for covalent compound and ionic compounds having monoatomic anion, तो यहाँ पर क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, ये कह सकते हो साइज ऑफ एटम। तो ध्यान से देखो बेटा, बात समझ में आ गई होगी। अगर कोवेलेंट कंपाउंड है या कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपका अनाइन क्या है, मोनोटॉमिक, तो इस केस में क्या होगा बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज्यादा साइज ऑफ कैटाइन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज्यादा साइज ऑफ कैटाइन उतनी कम थर्मल स्टेबिलिटी। साइज ऑफ कैटाइन कह लो या साइज ऑफ एटम कह लो, कोई सा भी, ठीक है बेटा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, लिख लो ये लिख लो फटाफट, इसकी एग्जांपल पे आते हैं हम। तो आप लोग ध्यान से देखें, हमने यहाँ पर लिखा बेटा, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर BeO, यहाँ पर हमने लिखा MgO, यहाँ पर लिखा CaO, यहाँ लिखा हमने SRO, यहाँ लिखा BaO। अनाइन क्या है यहाँ पर, मोनोटॉमिक। अनाइन में एक ही तो एटम है या नहीं है, जल्दी बताओ। अनाइन में एक ही एटम है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, थर्मल, यहाँ पर साइज ऑफ कैटाइन क्या हो गया, साइज ऑफ कैटाइन क्या हो गया बेटा, इंक्रीज, साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गई, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। क्लियर है बेटा, मोनोटॉमिक था। ऐसे ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने लिखा आपका LiCl, यहाँ लिखा हमने LiF, LiCl, LiBr, LiI। अब यहाँ पर आप देखो, अनाइन को भी देख सकते हो, ठीक है। इस केस में क्या होगा, साइज ऑफ अनाइन, साइज ऑफ अनाइन क्या हो रहा है, इंक्रीज। कोई सा भी आइन होगा इस केस में, साइज ऑफ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, यहाँ मेन चीज बॉन्ड लेंथ से है। साइज बढ़ेगा, दोनों में से किसी का भी बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है, इस पे गौर करना। यहाँ पर मेन जो था मैंने लिखवाया था बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड, साइज ऑफ अनाइन इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गई बेटा, डिक्रीज। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, लिख लो ये रब कर दो बेटा। ऐसे आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हमने लिखा, नेक्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा बेटा H2O, यहाँ लिखा हमने H2S, यहाँ लिखा हमने H2Se, यहाँ लिखा H2TE, H2PO। ये कोवेलेंट कंपाउंड है सब, ठीक है बेटा। यहाँ से क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ सल्फर था, सल्फर का साइज ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ, साइज ऑफ एटम के लिख लो पहले, साइज ऑफ एटम इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई बेटा, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज। ठीक है, लिख लो ये, इतनी बात आप याद रखें। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर मोनोटॉमिक है या कोवेलेंट है तो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करेगी, और अगर पॉलीएटॉमिक अनाइन है,
आयनिक कंपाउंड है और आयन क्या है, पॉलीएटॉमिक, तो ये पोलराइजेशन पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतनी ही कम थर्मल स्टेबिलिटी। क्लियर? लिखो फटाफट बेटा। अब हम बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की, जो कि है आपका मेल्टिंग पॉइंट। इसको अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रिक आपको बताई जा रही है इस पर खास फोकस करें आप। तो सबसे पहली बात हम करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? वो टेम्परेचर जिसपे जो कंपाउंड है वो मेल्ट हो जाए, अपने स्टेट को चेंज कर दे। ठीक है, वो दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट ना हो, वो क्या बिल्कुल मेल्ट हो जाए, अपनी स्टेट को चेंज कर दे, उसको क्या बोलेंगे हम? मेल्टिंग पॉइंट। अब ध्यान से समझो बेटा, सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? जाइंट मॉलिक्यूल। जाइंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं, जैसे डायमंड की तरह। तो ये सब आपके नेटवर्क सॉलिड हैं डायमंड की तरह। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? जाइंट मॉलिक्यूल का। उसके बाद किसका होगा? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड से कम किसका होगा? कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड से कम किसका होगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो याद रखो सबसे ज्यादा किसका था? सबसे ज्यादा था जाइंट मॉलिक्यूल का, देन उससे कम आयनिक, आयनिक से कम कोवेलेंट, कोवेलेंट से कम किसका? हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं यहाँ पर, अगर इनमें से कुछ भी दिख जाए तो समझ जाना इसका सबसे ज्यादा होगा। अब सुनो ध्यान से, अगर कंपाउंड मिक्स है तुम्हारे पास आपस में, कोवेलेंट भी है और आयनिक भी है, तो तुम्हें सबसे पहले ये पहचानना है कि उसमें कोवेलेंट कौन सा है और आयनिक कौन सा है। समझे यहाँ तक बात? और अगर कोवेलेंट एक से ज्यादा है, सपोज 2 कोवेलेंट हैं, 3 कोवेलेंट हैं अगर, तो तुम्हें क्या करना है? पहले कोवेलेंट को निकालना है अलग, और फिर क्या देखना है? जिसका पोलराइजेशन कम होगा, जिसका पोलराइजेशन कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझो ध्यान से, हमें क्या देखना है कि कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है, और ज्यादा कोवेलेंट, और हम कैसे देखते हैं ज्यादा कोवेलेंट? हम देखते हैं पोलराइजेशन से। जिसका पोलराइजेशन ज्यादा वो ज्यादा कोवेलेंट, और जो ज्यादा कोवेलेंट उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। ठीक है बेटा? और अगर सब आयनिक हैं, अगर अब क्या बचते हैं? सब आयनिक कंपाउंड बचते हैं मेरे पास, तो आयनिक कंपाउंड का हम कैसे देखेंगे? लैटिस एंथैल्पी से देखेंगे। ये 2-3 बातें याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहली बात, अगर आयनिक कंपाउंड है तो जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी आपको बता रखी है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, साइज ऑफ आयन, कोई सी भी आयन हो, कैटायन या एनायन। और अगर कोवेलेंट है तो मुझे देखना है किसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा है, और जिसमें ज्यादा पोलराइजेशन उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। क्लियर? अब ये कुछ बात याद रखो, ये है तो मेटल, ये भी पहले बता रखा है आपको, है मेटल। ये इनके साथ क्या करेंगे? इनके साथ आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, इनके साथ या फिर किसी भी पॉलीएटॉमिक अनाइन के साथ ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। सपोज Li2CO3, LiSO4, MgSO4, वो आयनिक होगा। और अगर रिमेनिंग एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया LiCl, तो LiCl क्या होगा बेटा? LiCl कोवेलेंट होगा, Li कोवेलेंट होगा। मैंने लिख दिया आपका AlCl3, तो मुझे उसको भी कोवेलेंट मानना है। ठीक है बेटा? तो इनके साथ क्या करेगा? आयनिक बनाएगा। इनके अलावा कोई और सी अगर आपके पास एलिमेंट है उसके साथ क्या करेगा? ये आयनिक बनाएगा। ठीक है बेटा? इनके साथ आयनिक और किसी और के साथ क्या करेगा? कोवेलेंट बनाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये लिख लो फटाफट, फिर तुम्हें इस पे एग्जाम्पल करवाते हैं। हाँ तो बेटा देखो, अब हम इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल आप देखें, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl। तो अब ध्यान से देखो, ये बता रखा था आपको कि ये सब क्या थे आपके? ये आयनिक कंपाउंड थे। ये क्या थे बेटा? आयनिक कंपाउंड। और ये क्या था आपका? कोवेलेंट, अभी बताया था आपको। ठीक है बेटा? ये क्या था? कोवेलेंट कंपाउंड था। अब आयनिक और कोवेलेंट अगर दोनों हैं तो कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो बेटा सबसे कम किसका हो गया इसके अंदर? हम ध्यान से देखें, सबसे कम यहाँ पर हो गया आपका, सबसे कम हो गया LiCl का। क्लियर हो गई? क्योंकि ये कोवेलेंट था। क्लियर है? अब ये सब आयनिक हैं, आयनिक में हमें क्या देखना है? लैटिस एंथैल्पी देखनी है। हम जानते हैं कि लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा? चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, साइज ऑफ आयन। तो जिसका साइज ऑफ आयन कम है, जिसका साइज ऑफ आयन कम है उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है। तो इसका साइज ऑफ आयन सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी इसकी हो गई। और जब सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी इसकी हो गई तो सबसे ज्यादा क्या होगा? तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी इसका होगा। हमने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या था आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी।
सबसे कम लैटिस एंथैल्पी किसकी है, इसकी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो CHCl, फिर आपका RbCl, देन फिर आपका KCl, और यहाँ पर आपका क्या आ गया NaCl। तो बात समझ में आ गई होगी आपकी। ये तो कोवेलेंट था, ये सब आयनिक थे, तो यहाँ पर क्या देखा, लैटिस एंथैल्पी क्या हुई, डिक्रीज। और जब लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हुई, लैटिस एंथैल्पी क्या हुई आपकी, लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज। और जब लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज हुई बेटा, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया आपका, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर LiCl, ये AgCl, और ये सेम आपके, ये सब आयोनिक हैं, ठीक है बेटा। ये क्या है आपके, कोवेलेंट हैं। और अल्कली मेटल से ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होता है आपका, D ब्लॉक का। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा हो गया आपका, AgCl, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट हो गया इसका। फिर आपका किसका हो गया, इससे ज्यादा LiCl का हो गया। क्लियर। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, ये सब आयोनिक हैं। और आयनिक के केस में हमें क्या देखना है, आयनिक के केस में हमें देखना है मेल्टिंग, हमने देखना क्या था, लैटिस एंथैल्पी। तो सबसे कम लैटिस एंथैल्पी इसकी थी, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसमें इसका हो गया। देन फिर RbCl, फिर आपका KCl, उसके बाद NaCl। बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, ये समझ में आपके आ गया होगा कि पहले ये पकड़ना है कि आयनिक कौन से हैं और कोवेलेंट कौन से हैं। आयनिक जो है फिर हमें उसमें देखना है लैटिस एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है, और जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। अब यहाँ पर देखो बेटा, एक आपका क्या है, BeF2 है। अब BeF2 क्या था बेटा, ये बताया था कोवेलेंट, बेरिलियम सिर्फ कार्बन के साथ आयोनिक बनाता है, बताया था ना। और ये सब क्या है, आयोनिक हैं। आयोनिक तो सब हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, साइज, यहाँ पर आपका साइज ऑफ आयन मतलब साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज। और जब साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज, यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज। लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बात आ गई होगी समझ में। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका था, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट था BeF2 का, ठीक है। ये तुम ऐसे लिख दो, सबसे ज्यादा किसका था, सबसे ज्यादा इसका था। और इसको क्या कर दो, यहाँ पहुंचा दो। तो यहाँ पर जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, सबसे ज्यादा किसका था, MgF2 का। फिर किसका था आपका, CaF2 का था। इसके बाद आपका SrF2 का था। फिर BaF2 का था। इसके बाद किसका था बेटा, इसके बाद था आपका BeF2, क्योंकि BeF2 क्या था, कोवेलेंट था। बात आ गई समझ में, बिल्कुल सिंपल सा था। आयनिक जो थे वहाँ देखा हमने लैटिस एंथैल्पी, जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसकी लैटिस एंथैल्पी कम उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम। और ये कोवेलेंट था, इसको हमने लास्ट में रख दिया। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ये रब कर दें, लिख लो इसको। तो बेटा अब इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये सब क्या थे, आयनिक थे। और आयनिक के केस में मुझे क्या देखना है, लैटिस एंथैल्पी देखना है। तो यहाँ आप ध्यान से देखें, चार्ज इंक्रीज, चार्ज क्या हो गया बेटा, इंक्रीज, चार्ज इंक्रीज, लैटिस एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज। लैटिस एंथैल्पी जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गई। सेम चीज यहाँ पर देखो, ये भी सब आयनिक हैं, आयनिक है तो मतलब लैटिस एंथैल्पी देखनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमने क्या देखा यहाँ पर, साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन क्या हो रहा है बेटा, साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज, साइज ऑफ आयन इंक्रीज। और जब साइज ऑफ आयन बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी बेटा, डिक्रीज। और जब लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया, डिक्रीज। ये सब आयनिक थे। क्लियर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये कोवेलेंट है, ठीक है बेटा, ये कोवेलेंट था। और ये भी क्या था आपका, कोवेलेंट था। लेकिन ये क्या था आपका, P ब्लॉक का था। तो मैंने बताया था P ब्लॉक का ज्यादा कोवेलेंट होगा एज कंपेयर टू S ब्लॉक। ये सब क्या थे, आयनिक थे। आयनिक में हम क्या देखेंगे, साइज बढ़ रहा है, साइज क्या हो रहा है, साइज ऑफ मेटल इंक्रीज। साइज जब बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी बेटा, साइज बढ़ रहा है, लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। और फिर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया इसके अंदर, डिक्रीज। लेकिन वो आयनिक थे तो इन तीनों का इन दोनों से ज्यादा होगा। ये दोनों कोवेलेंट थे, लेकिन ये आपका P ब्लॉक का था, ये ज्यादा कोवेलेंट था। तो यहाँ पर क्या देखा मैंने, सबसे कम किसका था, PbCl2, इससे ज्यादा था MgCl2, देन फिर आपका BaCl2, फिर आपका CaCl2, देन फिर आपका SrCl2। ठीक है बेटा, लिखो इसको। तो देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल, ये सब क्या है आपके, आयोनिक कंपाउंड है। इस पे +1, इस पे -1,
+2 -2 +3 -3 +4 -4। ये आयनिक कंपाउंड थे और आयनिक कंपाउंड में हम क्या देखते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो यहाँ पर देखो बेटा चार्ज Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन, ये 1 ये 4 ये 9 और ये कितना होगा 16। चार्ज इंक्रीज तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, लैटिस एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज। और जब लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो ये तो आयनिक है, ये दोनों क्या है, कोवेलेंट। हमें कैसे पता चला कोवेलेंट है, तो स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। ठीक है बेटा, ये दोनों क्या थे, कोवेलेंट। तो इतना तो क्लियर हो गया कि सबसे इन तीनों में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा। क्यों? क्योंकि ये आयोनिक है। अब यहाँ पर ये दोनों क्या थे, कोवेलेंट थे। जब एक से ज्यादा कोवेलेंट हो तो हमें क्या देखना है, हमें पोलराइजेशन देखना है। हमें क्या देखना है, इस पे कितना है बेटा +2, इस पे कितना है +3। तो यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज इंक्रीज तो क्या हो गया बेटा, पोलराइजेशन इंक्रीज, चार्ज इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज। और जो ज्यादा कोवेलेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ये ज्यादा कोवेलेंट है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। बात समझ में आ गई बेटा, इतना क्लियर हो गया। पहले हमने इसमें आयनिक को बाहर निकाल लिया, आयनिक को निकाल लिया, 2 कोवेलेंट बचे। अब 2 कोवेलेंट में हमने पोलराइजेशन की हेल्प से ये पहले कंफर्म करा कि कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है, कौन सा कम कोवेलेंट है। जो ज्यादा कोवेलेंट है उसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर AlF, ये तो आयनिक हो गया, ये दोनों कोवेलेंट हो गए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब ये दोनों कोवेलेंट हैं, इसमें ये चेक करना है कि कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है। कैसे चेक करोगे? पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन में क्या देखेंगे, साइज ऑफ अनाइन। तो यहाँ क्या देखा बेटा मैंने, साइज ऑफ अनाइन क्या हो रहा है बेटा, साइज ऑफ अनाइन इंक्रीज हो रहा है। और जब साइज ऑफ अनाइन इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगा। और जब पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी तो इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। तो ये ज्यादा कोवेलेंट मतलब सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसका, उससे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा इसका, क्योंकि ये आयनिक था। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? मुझे पूरी उम्मीद है सब समझ में आ रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला इस टाइप से। ये लिखो इसको फटाफट। ये भी याद देखो बेटा, हमेशा जो ऑक्साइड होगा उसका फ्लोराइड से ज्यादा होगा। ऑक्साइड भी आपका क्या है, आयनिक है, और फ्लोराइड भी क्या है आपका, आयनिक है। तो यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, +1, यहाँ -2, चार्ज कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ कितना रहा आपका +1 -1, यहाँ चार्ज कितना रहा, यहाँ चार्ज रहा 2, यहाँ चार्ज कितना रहा बेटा 1 रहा, 1 × 1 1, यहाँ 1 × 2 2। तो यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा तो क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। सेम इन सबके अंदर है। तो याद रखना ऑक्साइड का ज्यादा होगा हमेशा, किससे, ऑक्साइड का हमेशा आपका फ्लोराइड से ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, लिख लो इसको भी। तो देखो हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन इन मेल्टिंग पॉइंट। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसको ध्यान से देखो। NaF पहले, NaF KF देन आपका LiF। तो एक परफेक्ट ऑर्डर नहीं है, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ऐसा नहीं है कि LiF सबसे पहले है, ऐसा नहीं है कि LiF बाद में है। तो ये आपका ऑर्डर आपको याद करना है, कभी ऐसा आया तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब तक जो बताया था उसके पीछे लॉजिक था, एक आपका ट्रिक थी पूरी कि हमें कब क्या चीज देख के आंसर देना है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी है तो वो यहाँ काम नहीं करेगी। अगर हम बात करें अल्कली मेटल के फ्लोराइड्स का, सबसे ज्यादा NaF का, उससे कम KF, उससे कम LiF और सबसे कम CFF। ऐसे हम अगर ऑक्साइड का बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल के तो MgO का सबसे ज्यादा, फिर आपका BeO का। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी कोई परफेक्ट ऑर्डर नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखो, तुम्हें हर बार एक नई चीज समझ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है बेटा, लिख लो इसको भी। हाँ तो बेटा देखो, अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 3। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसके अंदर, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड, कि जो ऑक्साइड आपके पास है वो एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, अगर आपसे नेचर ऑफ ऑक्साइड पूछा जा रहा है तो वो हम बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। और पोलराइजिंग पावर को हम और क्या बोलते हैं बेटा, आयोनिक पोटेंशियल। और हम जानते हैं जो आपका आयोनिक पोटेंशियल या पोलराइजिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, चार्ज ऑफ कैटाइन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, साइज ऑफ कैटाइन के। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम साई से।
सॉरी किससे, फाई से, PHI, फाई से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। और इसकी वैल्यू, अगर वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में तो सुन लो ध्यान से, अगर फाई की वैल्यू 2 अगर √5 की वैल्यू 2.2 से कम है तो वो ऑक्साइड बेसिक होगी, और अगर फाई की वैल्यू 2.2 से लेके 3.2 के बीच में है √5 की तो वो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगी, और अगर फाई की वैल्यू √5 की वैल्यू 3.2 से ज़्यादा है तो वो जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होगी। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको √5 की वैल्यू गिवन होगी या फाई की वैल्यू गिवन होगी, उसका रूट ले लो और फिर आप बता सकते हो कि वो ऑक्साइड आपकी बेसिक है, एसिडिक है या न्यूट्रल है। और वैसे एक बात याद रखो, जो आपकी नॉन मेटल की ऑक्साइड होती हैं, नॉन मेटल की हायर ऑक्साइड जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं, जैसे कि CO2, SO2, SO3। और आपकी जो नॉन मेटल की मोनो ऑक्साइड होती हैं जैसे कि NO, N2O, ये सब न्यूट्रल होती हैं। और जो मेटल की ऑक्साइड हैं वो सब क्या थी बेटा, बेसिक थी। और इसमें एम्फोटेरिक कौन सी होती हैं, जो एम्फोटेरिक मेटल की होती हैं। तुम फिलहाल जिंक और एल्यूमिनियम याद रखो। ठीक है बेटा, और भी होती हैं, बाद में बताएंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, लिखो ये। हाँ तो बेटा देखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा कलर ऑफ कंपाउंड। कलर ऑफ कंपाउंड तो ध्यान से समझो बेटा, जितना ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा उतना ही ज्यादा कलर ऑफ कंपाउंड होगा। और कोवेलेंट नेचर किसका ज्यादा होगा, जिसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा, कलर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब ये एग्जाम्पल देखें आप बेटा, इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, कैटाइन तो सेम है, अनाइन का क्या हो रहा है बेटा, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज हो रहा है। और जब साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, पोलराइजेशन भी क्या होगा, पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगा। और जब पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर तो इसका मतलब कलर इंटेंसिटी भी क्या हो गई बेटा, कलर इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है बेटा, यहाँ कलरलेस था, ये वाइट वो, और ये लाइट येलो, ये डार्क येलो। मुझे पूरी उम्मीद है आपके यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी। पोलराइजेशन क्या होता है, फाजान रूल क्या होता है, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, सबको अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह इसी में से आएगा जो पढ़ाया गया है, आपको बार बार रिवाइज करते रहो। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में।